नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेके स्टडी विद मोटिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में। दोस्तों, विज्ञान विषय का क्लास 10th का लेसन है। इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और उनकी समीकरणें किस प्रकार लिखी जाती है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल विचार है कि अच्छा रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए दोस्तों, समय का सदुपयोग कीजिए और सकारात्मक सोच के साथ स्मार्ट मेहनत करते रहिए। देखिए दोस्तों, हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन साइंस में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। स्पेशली एक तो रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। जब किसी पदार्थ के भौतिक संगठन में परिवर्तन होता है, जैसे अवस्था है, रंग है इत्यादि, तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। परंतु यदि जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में तो नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है और वह अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, जैसे पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना। परंतु रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होता है और इसमें नए पदार्थ की प्राप्ति होती है। और रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरणों की सहायता ली जाती है और रासायनिक समीकरण प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिखे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे हम कार्बन, कोई वस्तु है, चाहे प्लास्टिक मान लीजिए या फिर कुछ और मान लीजिए, जिसमें कार्बन की उपस्थिति है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जो उत्पाद बनता है उसमें ऊष्मा के साथ साथ CO2 गैस निकलती है। मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, उसके साथ साथ CO2 गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लकड़ी का रासायनिक परिवर्तन हो गया और जो हमने लिखी है वो रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखी गई है। और बन क्या रहा है, यहाँ पर उत्पाद के रूप में हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है और साथ ही साथ CO2 गैस भी हमें प्राप्त हो रही है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक रासायनिक समीकरण जो हमने पहले पढ़ी है और एक दूसरी मैग्नीशियम की लेते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी क्या है, जो CO2 गैस है वो एक रूप तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बोलते हैं, तो ये रूप है कार्बन के ऑक्साइड का। किसका रूप है, कार्बन के ऑक्साइड का। यहाँ पर भी मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड हमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हिंदी भाषा में लिखा गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2। जब इनकी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो उत्पाद प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारी हो गई रासायनिक समीकरण। अब दोस्तों
रासायनिक समीकरण अब आप समझ चुके होंगे कि प्रतीकों के माध्यम से जो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है वह रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब दोस्तों समीकरण को लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि समीकरण लिखने के लिए क्या क्या तरीके हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि समीकरण कैसे लिखें। तो जो हमने यहाँ पर एक समीकरण लिखी है उसी को हम वापस दोहरा रहे हैं, और या फिर एक दूसरी समीकरण लें या फिर इसी को ले लें, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हमें समझना है कि समीकरण को लिखते कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, तापमान। और क्या प्राप्त हो रहा है, हमें मैग्नीशियम के ऑक्साइड प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। और इस एरो पर तापमान दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी तापमान है या फिर दाब है वो सभी यहाँ पर ही लिखे जाते हैं। और जो बन रहा है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। और उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारा समीकरण लिखने का तरीका हो गया कि समीकरण लिखने के लिए प्रतीकों की आवश्यकता होती है। अब अगला पॉइंट है हमारा कि समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना। तो देखिए दोस्तों, ये समीकरण हमारी संतुलित नहीं है। संतुलित क्यों नहीं है कि यहाँ पर Mg का तो एक अणु दिया गया है परंतु ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 दिए हुए हैं। और यहाँ पर वापस Mg का एक अणु हो गया परंतु ऑक्सीजन के कितने हो गए, ये भी एक अणु हो गया। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन के 2 है और यहाँ पर 1 है। इसलिए समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि है जिसका नाम है हीट एंड ट्रायल विधि, और सामान्य भाषा में अनुमान विधि भी हम कह सकते हैं। अनुमान विधि, इस विधि के माध्यम से अभिकारक और उत्पाद दोनों की जो अणुओं की संख्या है या फिर जो अणु भार है उनको दोनों को हमें क्या करना होता है, बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पर Mg है तो यहाँ पर Mg कितने लेंगे, 2। तो 2 Mg प्लस O2, तो हमें जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो कितने अणुओं के रूप में प्राप्त हो रहा है, 2 अणुओं के रूप में प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अगर सामान्य भाषा में अगर हम एक उदाहरण लें तो जितना हमने दूध, चाहे 1 लीटर हो या 2 लीटर हो, वो कुछ भी हो सकता है, तो जितना हम यहाँ पर दूध ले रहे हैं उनको जो जीवाणु है लेक्टोबैसिलस, उनके माध्यम से दही में परिवर्तित कर रहे हैं। तो जो दूध है 1 लीटर हमने लिया है तो जो दही बनेगा वो भी 1 लीटर ही होगा। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जितना जितना अभिकारक होता है उतना ही उत्पाद प्राप्त होता है। यहाँ पर अभिक्रिया में न तो पदार्थ की कमी होती है और न ही वृद्धि होती है। जितना अभिकारक होता है उतना ही हमें उत्पाद प्राप्त होता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने से पहले दोस्तों हम वापस चलते हैं। समीकरण को संतुलित करने से पहले जो समीकरण लिखना है, यहाँ पर हमें एक बात को और ध्यान में रखना है। और वो बात क्या है कि यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमने पदार्थ लिख दिया, अणु भी लिख दिए, परंतु यहाँ पर हमें अवस्था दिखानी होती है कि पदार्थ कौन सी अवस्था में है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो ठोस अवस्था में है, वो इसलिए यहाँ पर S लिख रहे हैं। सॉलिड के लिए S लिख रहे हैं। यहाँ पर वापस जो ऑक्सीजन गैस है वो गैस अवस्था है, हमें नॉर्मली पता है, तो इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, G लिख रहे हैं। और जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त हुआ है एक राख के रूप में ठोस अवस्था में, तो वापस कौन सी अवस्था आ गई, इसकी ठोस अवस्था आ गई। इसी प्रकार अगर हम बात करें आगे
कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए दोस्तों, हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं और पहले प्रकार में हम पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। आप सभी समझ गए होंगे कि संयोजन का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। जहां पर दो पदार्थ जुड़ रहे हैं वहां पर संयोजन अभिक्रिया हो रही है, ये तो कन्फर्म बात है। तो देखिए, हम एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं पानी बनने का, और पानी बनने के उदाहरण में क्या दिए रखा है? हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पर समीकरण संतुलित की हुई है, परंतु यहाँ पर इन दोनों की अवस्था दिखानी है। तो हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में और ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर जल के। तो यहाँ पर जल है कौन सी अवस्था में? द्रव। द्रव अवस्था के लिए हम क्या लिखेंगे? लिक्विड एल लिखेंगे। और कितने अणु प्राप्त हुए? हमें 2 अणु जल के यहाँ पर प्राप्त हुए। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोजन अर्थात संयोग करके क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। तो जल यहाँ पर क्या है? उत्पाद है। अगला प्रकार आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। यह संयोजन की विपरीत अभिक्रिया है और वियोजन का अर्थ है टूटना, अपघटित होना। कोई भी पदार्थ है जब वो 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विभक्त हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हम एक पदार्थ ले रहे हैं जिसका नाम है फेरस सल्फेट, जो कि ठोस अवस्था में है। क्या नाम है इसका? फेरस सल्फेट, जो कि ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पर जो सल्फेट है वो यहाँ पर अलग हो जाएगा और हमें जो उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है? फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त हो रही है, और इसके साथ साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी हमें प्राप्त हो रही है। तो ये हमारी हो गई वियोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार दोस्तों, हम ध्यान दे रहे हैं कि आगे की जो अभिक्रिया आ रही है वो कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन नाम देखने पर हमें पता चल गया होगा कि विस्थापन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा साइंस में विस्थापन का अर्थ है एक ही जगह या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो अभिक्रिया में क्या होता है? देखिए, जैसे हम एक अभिक्रिया ले रहे हैं कि Fe जो फेरस है वो कौन सी अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में। CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो विलयन के लिए हम क्या लिख रहे हैं? Aq लिख रहे हैं। अब यहाँ पर कॉपर और फेरस में से जो ज़्यादा क्रियाशील है वो दूसरे को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित या विस्थापित कर देगा। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। और यहाँ पर जो फेरस है वो कॉपर की बजाय क्या है? ज़्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर को विस्थापित करके उसके स्थान पर खुद आ जाएगा, जो क्या बना लेगा? फेरस सल्फेट बना देगा। और ये क्या है? विलयन है, जलीय विलयन है, तो इसके लिए क्या लिखे? एक्वा AQ। और जो कॉपर है वो विक्षेपित हो जाएगा, अर्थात यहाँ से विस्थापित हो जाएगा और कौन सी अवस्था में आ जाएगा? ठोस अवस्था में। तो ये एक कॉपर के निक्षेपण की एक विधि भी है। तो देखिए दोस्तों, अगली विधि है अगली जो अभिक्रिया है वो क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये जो 3 नंबर पर हमने अभिक्रिया पढ़ी है ये विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन का अर्थ क्या हुआ? कि विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक पदार्थ विस्थापित हो रहा है, परंतु द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों पदार्थ आपस में विस्थापित होंगे। जैसे यहाँ पर Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट, और ये जो दूसरा पदार्थ है वो है बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम और बेरियम दोनों एक दूसरे से विस्थापित होंगे और बेरियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा? NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो बेरियम सल्फेट ठोस अवस्था में और NaCl है एक्वा जलीय विलयन हमें प्राप्त होगा। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी।
अब दोस्तों हम बात करते हैं अभिक्रियाओं के अगले प्रकार उपचयन एवं अपचयन के बारे में। उपचयन क्या होता है? उपचयन नाम दोस्तों ऑक्सीकरण का है। किसका नाम है? ऑक्सीकरण का नाम है। और ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? जहां पर ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉपर है। कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या कॉपर अगर सरल भाषा में कहे तो कॉपर ऑक्सीजन से क्या बनाएगा? कॉपर के ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर का उपचयन हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, आगे कॉपर के ऑक्साइड है। यहाँ पर कॉपर के ऑक्साइड में क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो जो हाइड्रोजन जुड़ रहा है वो क्या करेगा? कॉपर से ऑक्सीजन है इसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। और कॉपर कॉपर विस्थापित हुआ और इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया? ऑक्सीजन। और क्या बना लिया? जल बना लिया यहाँ पर। तो ये क्या थी? एक अपचयन की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी? एक अपचयन की अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, अपचयन में तो क्या हुआ? हाइड्रोजन जुड़ा। और उपचयन में क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ा। अब देखिए दोस्तों, एक अभिक्रिया आती है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जहां पर हम बात करें उपचयन और अपचयन की, तो उपचयन और अपचयन क्या होता है? हमेशा साथ साथ होता है। और इसलिए जो अभिक्रिया है दोनों साथ साथ होने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर CuO है। कौन है? CuO कॉपर के ऑक्साइड है। तो कॉपर के ऑक्साइड है दोस्तों, कॉपर का ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन। तो देखिए दोस्तों, कॉपर का कॉपर के ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है? अपचयन। और H2 का H2O में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसके साथ? H2 के साथ। परंतु ऑक्सीजन Cu कॉपर से हट रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन। और जो H2 है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर H2 का H2O में क्या हो रहा है? उपचयन। क्या हो रहा है? उपचयन। और CuO का Cu में क्या हो रहा है? अपचयन। तो जहाँ पर एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे का अपचयन हो रहा है तो उसे सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे दो पॉइंट है जो बहुत स्पेशल है और हमें इन दोनों से सामना करना पड़ता है। एक तो हमारा टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण से आप समझ गए होंगे कि जो भी धातुएं हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड बनते हैं उनको हम हमारी भाषा में कहते हैं संक्षारण, या फिर नाम ले लें तो जंग। और मारवाड़ी में बोलना तो लोहे को काट। तो देखिए दोस्तों, संक्षारण संक्षारण क्या है? कि जब लोहा नमी और ऑक्सीजन, जब लोहा नमी के साथ, नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? Fe2O3 लोहे का ऑक्साइड बना देता है। और इसे ही क्या कहते हैं? हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण की क्रिया लोहे पर होती है, तांबे पर होती है, चांदी पर देखने को मिलती है। इसलिए संक्षारण से धातुएं क्या होती है? धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और संक्षारण से बचाने के लिए हम इन पर अलग अलग पदार्थों का लेपन करते हैं। इसी प्रकार एक अभिक्रिया होती है जो है विकृत गंधिता। अभिक्रिया क्या नाम है? विकृत गंधिता। ये दोस्तों भोजन में होती है। जो भी हमारी खाने पीने की चीजें होती है, एक समय तक तो निश्चित समय उनका होता है जहाँ तक उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु कुछ समय बाद, या जो इनकी वैलिडिटी होती है उससे ज़्यादा समय निकल जाने पर वह वस्तुएं खराब हो जाती है। अर्थात उनमें अलग अलग प्रकार के रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, जो क्या कहने की
कहें तो विषैली हो जाती है। कैसी हो जाती है? विषैली। अगर उनका सेवन कर लिया जाता है तो व्यक्ति का पेट खराब या बीमार हो सकता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, जो भी सामान खरीदे हम दुकान से या बाजार में जाएं तो जो भी सामान खरीदें तो स्पेशली ध्यान रखें कि वो विकृत गंधिता का शिकार न हुआ हो। तो इसका निपटारा या इससे छुटकारा पाने के लिए दोस्तों, जो भी पैकिंग होती है उस पर डेट लिखी होती है कि एक्सपायरी डेट क्या है। तो उससे पहले ही या जो तुरंत बनी हुई है पैकिंग डेट होती है जो तुरंत की है, वही वस्तु जो खाने पीने की है खरीदनी चाहिए। एक्सपायरी डेट की कोई भी वस्तु हमें काम में नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी महंगी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वस्तु ले आते हैं और काम में नहीं ले पाते हैं और उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है, तो उसको काम में लेना नहीं चाहिए क्योंकि वो विकृत गंधिता का शिकार हो चुकी होती है। एक ध्यान दीजिए कि जो भी पैकिंग आते हैं, चाहे कुरकुरे है, चिप्स है या कुछ और है, तो जो खाने पीने की चीज़ें होती है तो उनके पाउच क्या होते हैं, ऐसे फूले हुए होते हैं। हम देखते हैं कि इनमें जो कंपनी वाले हैं उन्होंने केवल हवा भरी है और हवा के रुपए ले रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, वो हवा के रुपए नहीं है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और नाइट्रोजन गैस भरने का उद्देश्य ये है कि नाइट्रोजन क्या है? अकेरिया गैस होती है। नाइट्रोजन कौन सी गैस होती है? अकेरिया गैस होती है। जल्दी से ये अपघटित नहीं होती है और न ही किसी के साथ क्रिया करती है। तो जो भी चिप्स है उसके पैकेट में अगर नाइट्रोजन गैस भर दी जाए तो वह कीड़ा किसी के साथ कीड़ा नहीं करेगा जो चिप्स उपस्थित है उसमें, और वह एकदम बिल्कुल सही रहने वाला है। इसलिए जो पाउच होता है वो कैसा होता है? फुला हुआ होता है। तो ये दोस्तों हमारा टॉपिक था विकृत गंधिता। और इस प्रकार हमने मुख्य रूप से जो 10th क्लास का लेसन है रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण, उसको आराम से पढ़ने की हमने पूरी कोशिश की है और आशा करता हूँ कि आपके जो भी मैंने पढ़ाया है अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि अच्छी तरह से जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो इसका लाभ ले सकें। और दोस्तों, विचार जब भी हमारे मन में ये आते हैं कि हम पढ़ाई कैसे करें, तो दोस्तों हमेशा सकारात्मक सोच रखिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए और जो भी हमसे जुड़े हुए हैं इन सभी के लिए फायदेमंद है। क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं वो कभी खराब नहीं जाता है, हम नया कुछ न कुछ सीखते ही हैं। इसलिए दोस्तों, आज के टाइम के अनुसार पढ़ते रहिए सुविचारों के साथ, अच्छे विचार लीजिए और स्मार्ट मेहनत कीजिए, वो भी ईमानदारी और लगन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।